हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत दोस्तों आज की क्लास में। और आज आपके हिस्ट्री चैप्टर पहले का दूसरा पार्ट है दोस्तों। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैंने पहला वाला पार्ट पढ़ा रखा है, उसे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इस सेकेंड पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे गैर साहित्यिक स्रोत से। किससे करेंगे? गैर साहित्यिक स्रोत से। ठीक है, तो जरा समझेंगे कि अभिलेख का अर्थ क्या होता है, जिसे हम कहते हैं अभिलेख। तो अभिलेख का अर्थ क्या होता है? अभिलेख वह लिखित प्रमाण होते हैं जो पत्थर, धातु, पकी हुई मिट्टी, लकड़ी या फिर किसी ठोस सतह पर खोदकर या उकेर कर लिखे जाते हैं। समझ में आया ना? अभिलेख क्या होते हैं? जो कि किसी पत्थर पर, धातु पर या फिर पकी हुई ईंट या लकड़ी या किसी कठोर सतह पर खोद कर यानी उकेर कर उस पर लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिलेख। अब आगे, इसका अध्ययन पूरा लेखन विद्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंदर आता है? पूरा लेखन विद्या के अंतर्गत आता है। उसके बाद अभिलेखों में शासकों की उपलब्धियां या आदेश, धार्मिक विचार या फिर युद्ध विजय या दान पुण्य और सामाजिक घटनाएं दर्ज रहती है। मतलब जो अभिलेख लिखे होते हैं उसमें क्या चीज़ें लिखी रहती है? यही सब चीज़ें लिखी होती है, उपलब्धियां कि किसने क्या क्या हासिल किया, कौन से आदेश थे, या धार्मिक विचार या फिर युद्ध विजय या दान पुण्य, ऐसे कथाएं वगैरह सब चीज़ उस पर लिखे रहते हैं। ठीक है, अब आगे, ये हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं। ठीक है, और क्योंकि इन्हें उस समय में ही लिखा गया था इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए आगे गले में क्या हो गया? देखिए प्रारंभिक अभिलेख, जरा ध्यान दो। देखो, भारत के प्रारंभिक अभिलेख शिलाओं और पत्थरों पर खुदे हुए होते थे। ठीक है, किस पे होते थे? शिलाओं और पत्थरों पर खुदे होते थे। ठीक है, और इसमें राजाओं के कार्य, विजय और नीति का विवरण होता था। ठीक है ना, कि राजे क्या काम काज करते थे, मतलब राजा क्या काम काज करता था, उसकी विजय के बारे में, उसकी नीति यानी पॉलिसीज के बारे में उस पर उकेरा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद इन अभिलेखों में कुछ धार्मिक कार्यों जैसे कि मंदिर निर्माण या फिर दान पुण्य से भी संबंधित थे। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो परिस्थितियां क्या होती हैं दोस्तों, तो जरा ध्यान दें। देखिए, जब कवियों ने राजाओं या अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में अभिलेख लिखवाए, उन्हें परिस्थिति कहते हैं। क्या मतलब? प्रशंसा में लिखवाया जाता है, मतलब उसकी खुश करने के लिए जब लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? परिस्थितियां कहते हैं। ठीक है, हाँ परिस्थितियां। ठीक है, इसमें राजा की वीरता, क्या राजा की वीरता, उदारता, दानशीलता, धार्मिकता का बखान होता है। मतलब राजा के अच्छी बातें लिखी जाती है परिस्थितियां में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। उदाहरण के से गुप्त काल के समय कवि हर्षचरित्र इलाहाबाद परिस्थिति यानी सम्राट समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध परिस्थितियों के उदाहरण है। ठीक है, मतलब जो इलाहाबाद हर्षचरित्र, जो कि गुप्त काल के समय कवि हर्षचरित्र ने इलाहाबाद परिस्थिति यानी सम्राट समुद्रगुप्त के लिए लिखे थे। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। इसे प्रयाग परिस्थिति भी आप कहते हैं, ठीक है, उस नाम से भी जानते हैं। अब आगे चलते हैं। भाषा और लिपि, कौन सी भाषा होती थी, कैसी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था, जरा ध्यान देंगे। ठीक है, देखो देखो भाई, भाषा और लिपि। देखिए, प्रारंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। कौन से भाषा में लिखे गए थे? जो शुरुआती अभिलेख थे दोस्तों, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, अब जो उस समय की आम जनता की भाषा थी। ठीक है, बाद में संस्कृत में तमिल भाषा का भी प्रयोग होने लगा। और प्रयोग की गई प्रमुख लिपियां कौन सी थी? ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि और एक अरामाइक और ग्रीक लिपि। ठीक है, अब जो ब्राह्मणी लिपि थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है ना, अब बाएं से दाएं पता है क्या होता है? बायां दायां, बायां दायां। जैसे मान लो मेरा सीधा क्या होगा? मेरा सीधा होगा ये। ठीक है ना, मेरा सीधा होगा ये वाला। ठीक है ना, और ये वाला उल्टा होगा। तो बायां मतलब क्या होता है? उल्टा, और दायां मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो यहाँ बायां से ऐसे लिखा जाता था। ठीक है ना, इस तरफ से। ठीक है, हाँ। अब जो खरोष्टी लिपि थी वो दाएं से बाएं, यानी कि वो इधर की तरफ को ऐसे लिखा जाता था। ठीक है ना, आगे चले तो अरामाइक और ग्रीक लिपि अफगानिस्तान क्षेत्र के अभिलेख में पाई गई। ठीक है ना, तो ये कुछ भाषा या लिपि थी जिससे लोग अभिलेख वगैरह लिखा करते थे। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। मौर्य सम्राट अशोक और उनके अभिलेख। ठीक है, अब देखो भाई, तो भारत में सबसे पहले अभिलेख खुदवाने वाले शासक थे। कौन थे? मौर्य सम्राट अशोक, जो कि 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहे। ठीक है, इनका काल।
उनके अभिलेख का धम लेख कहा जाता है। क्या कहा जाता था? धम लेख कहा जाता था, मतलब धम, ठीक है ना। इन्होंने धम की विजय पर प्राप्त कर लिया था कलिंग युद्ध देखने के बाद। देखो ये अभिलेख पत्थर की चट्टानों, स्तंभों, गुफाओं आदि पर खुदवाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद इन अभिलेखों से हमें अशोक की धार्मिक नीतियों, प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याण के विचारों की जानकारी मिलती है, ठीक है। और भारत में मिले उनके अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे थे। कौन सी लिपि में लिखे थे? ब्राह्मणी लिपि में। जो भारत में लिखे थे ब्राह्मणी लिपि में लिखे जाता था, ठीक है। और उत्तर पश्चिम भारत जैसे कि तक्षशिला, पेशावर के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। हम जानते हैं जो ब्राह्मणी लिपि थी वो ऐसे लिखी जाती थी, ठीक है ना, बाएं से दाएं। और दूसरी कौन सी, जो ये खरोष्टी लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है। अफगानिस्तान क्षेत्र के अभिलेख अरामाइक और ग्रीक लिपि में लिखे गए थे ताकि स्थानीय लोग उन्हें पढ़ सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मौर्य सम्राट अशोक के और उनके अभिलेख के बारे में जाना कि भैया इनके अभिलेखों को धम्म लेख कहा जाता था, ठीक है। और ये चट्टानों पर, स्तंभों पर, गुफाओं पर लिखे जाते थे, ठीक है ना। चलो, और इसमें कौन से, भारत में कौन से भाषा में लिखी गई थी ये लिपि में? ब्राह्मणी। और दूसरे उत्तर पश्चिम में कौन सी लिखी गई थी ये? खरोष्टी लिपि में, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। देखिए ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने की सफलता, देखो भाई, तो ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। 12th की किताब खोलोगे ना, जैसे ही चैप्टर आएगा राजा, किसान और नगर, तो उसमें भी है, ठीक है। जो है जेम्स प्रिंसेप नामक ब्रिटिश अधिकारी ने 1837 ईस्वी में पढ़ा। और यह एक ऐतिहासिक खोज थी क्योंकि इसी के बाद अशोक और मौर्य काल के इतिहास को समझना संभव हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसने पढ़ा था इसको? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 1 मार्क्स के लिए और फिलिंग इन द ब्लैंक्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना है, ठीक। अब उसके बाद दान और भूमि अभिलेख, देखिए ईसा पूर्व पहली सदी से राजाओं ने धर्मार्थ भूमि दान करना शुरू किया। इस परंपरा की शुरुआत दक्कन के सातवाहन राजाओं ने की थी। और इन अभिलेखों में दान देने वाले और पाने वाले दोनों के नाम दर्ज होते थे, ठीक है ना भैया। जो दान भूमि अभिलेख होते थे ना, उसमें दान वगैरह देना चालू हुआ। थोड़ी आवाज़ खराब सी हो रही है, ठीक है। तो इन अभिलेखों में दान देने वाले और पाने वाले, मतलब जिसको जो देता था उसके नाम भी और जो लेता था उसके नाम भी इस अभिलेख में लिखे गए थे, ठीक है। उसके बाद कुछ अभिलेख पत्थरों पर, परंतु अधिकतर तांबे की तख्तियों पर लिखे गए। तांबे के जो प्लेट होते तख्ती, उस पर लिखे गए थे, ठीक है। और उसके बाद ये त्रामपत्र अभिलेख भूमि स्वामित्व के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होते थे। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि दान और भूमि अभिलेख भी होते थे, जिसमें दोनों का, लेने वाले का भी देने वाले का भी नाम लिखा आता था, ठीक है। चलते हैं अब आगे। अब आगे है अभिलेख से प्राप्त जानकारी की। अभिलेख से कौन से जानकारी जो है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है। पहला है राजनीतिक जानकारी, ठीक है। देखिए राजाओं के नाम जैसे वंश, राज्य विस्तार, युद्ध और नीतियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद धार्मिक जानकारी, इसमें पूजा पाठ, धार्मिक प्रचार, धर्म प्रचार, दान, बौद्ध, जैन, वैदिक परंपराओं की स्थितियाँ, ये सारी चीज़ें क्या थी इसमें? धार्मिक जानकारी, मतलब अभिलेख से जानकारी मिलती थी। पहले तो राजनीति में तो यही होगा, राजाओं के नाम, वंश कौन से थे, राज्य विस्तार या युद्ध की नीतियाँ कैसी थी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं उसमें। दूसरे में धार्मिक जानकारी, वही कि भैया पूजा पाठ कैसा होता था, धर्म प्रचार, दान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, ठीक है। थोड़ी आवाज़ से खराब हो रखी है, गला खराब हो रखा है। आर्थिक जानकारी, इसमें भूमि दान, कर व्यवस्था, व्यापारिक गतिविधियाँ, ये सारी है ना। आर्थिक जानकारी में तो ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद सामाजिक जानकारी, सामाजिक जानकारी क्या है? समाज की वर्ग व्यवस्था, इसमें स्त्रियों की स्थिति और जनजीवन और भाषा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें अभिलेख से प्राप्त होती है। पहली बात क्या है? राजनीतिक जानकारी। दूसरा क्या है? धार्मिक जानकारी। तीसरा आर्थिक जानकारी और सामाजिक जानकारी, ये हमें अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्या है, अभिलेख की सीमाएं क्या क्या थी भाई? अभिलेख की मतलब लिमिटेशन, हम क्या नहीं कर सकते थे अभिलेख से, ठीक है। देखिए कई अभिलेखों के अक्षर समय के साथ घिस गए थे, जो कि पढ़ने में नहीं आ रहे थे, जिससे उन्हें पूरी तरीके से पढ़ना मुश्किल था। कुछ शब्द या नाम क्षेत्र विशेष या काल विशेष से जुड़े होने के कारण अस्पष्ट रहे, ठीक है ना। और कुछ जगहों पर अक्षर हल्के खुदे हैं, जिससे अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि क्या समझना है इससे, ठीक है। उसके बाद कई बार शासक अपने महिमामंडन के लिए
अतिशयोक्ति पूर्ण बातें खुदवाते थे, मतलब कि अच्छे अच्छे बातें लिखवाते थे, बुरी बातें अपनी नहीं लिखवाते थे, बढ़िया बढ़िया चीज़ है। तो इसलिए भी क्या है, ये सब लिमिटेशंस होती थी कि भैया राजा केवल अपनी अच्छाई लिखवाएगा, बुराई तो लिखवाएगा नहीं कोई भी राजा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये क्या होती थी, लिमिटेशन होती थी। ठीक है, अब देखिए इसका निष्कर्ष, ठीक है ना। अब इसका निष्कर्ष क्या था, अभिलेख भारत के इतिहास के लिए विश्वसनीय और प्रमाणिक गैर साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है, और इनमें हमें प्राचीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। उसके बाद विशेषकर अशोक, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य काल के अभिलेख भारतीय इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये इम्पोर्टेंट है ना, अशोक के, सातवाहन के, गुप्त वंश के, चालुक्य काल के, इन सब के अभिलेख भारतीय इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो सबको जोड़ी हुई छोटे से, हाँ चलो। अब इसके बाद है सिक्के, क्या, सिक्के के बारे में। अब देखो ये भी एक रूप है जानकारी का, क्योंकि भैया देखो सिक्कों पर भी कुछ कुछ लिखे होते थे, जिससे वहाँ पे से भी जानकारी प्राप्त होता है। देखो आप पहले बात है सिक्के। देखो सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मुद्रा शास्त्र में न केवल सिक्कों पर उकेरी गई लिपि और आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि उन सिक्कों में प्रयुक्त धातुओं का विश्लेषण भी किया जाता है। ठीक है ना, तो हम सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या करते हैं, मुद्रा शास्त्र। और ये सिर्फ सिक्के का अध्ययन नहीं, बल्कि उसमें भैया उसमें जो आकृति, लिपि और उसके साथ साथ कौन से धातु से बना है, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो देखो सिक्के की प्रकृति और धातु है। देखो सिक्के की कैसी प्रकृति और कौन से धातु से बना हुआ है। देखिए प्राचीन भारत में सिक्के मुख्यतः निम्न धातुओं से ढाले जाते थे। पहला तांबा, दूसरा चांदी, तीसरा सोना और तीसरा शीशा। ठीक है ना, तो इन चारों धातुओं का मेनली आपको सिक्के देखने को मिलते। ठीक है, और इन सिक्कों से हम उस समय के धातु ज्ञान और तकनीक और आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। तो सिक्के भैया किन प्रकार के धातुओं से, तांबा, चांदी, सोना, शीशा से बनता था, और इससे वहाँ की तकनीक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो अब कहते हैं प्रारंभिक सिक्के कैसे थे। तो दोस्तों देखो प्रारंभिक सिक्के, ठीक है, जिसे आहत सिक्के कहते थे। ठीक है, पंचमार्क कॉइन। देखो भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले सिक्कों को आहत यानी पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। ठीक है, आहत। ठीक है, और इन सिक्कों पर किसी शासक का नाम या चित्र नहीं होता था, बल्कि भिन्न प्रतीक चिन्ह जैसे सूर्य, वृक्ष, जानवर आदि बने होते थे। ठीक है, और ये सिक्के चांदी या तांबे में ढाले जाते थे। इनका प्रयोग लगभग ईसा पूर्व मतलब छठी ईसा शताब्दी मतलब 600 ईस्वी या ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। ठीक है, अब आगे इसका महत्व क्या था। ये आहत सिक्के भारत के सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं, और ये जनपदों के समय की आर्थिक गतिविधियों का प्रमाण है ना। हमारा 16 महाजनपदों में बटा हुआ था जब भारत, जब की बात। ठीक है, चलते हैं अब आगे चलते हैं। भारतीय यूनानी सिक्के, ठीक है, इंडो ग्रीक कॉइन्स। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए भारत में सबसे पहले जिन सिक्कों पर राजाओं के नाम और चित्र अंकित हुए वह भारतीय यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, इस पे मतलब उनके नाम वगैरह लिखे गए थे। ठीक है, उसके बाद इनका काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का था। क्या था, दूसरी मतलब 200 के बीच में, 200 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, और ये सिक्के उत्तर पश्चिम भारत यानी आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, इन सिक्कों पर यूनानी भाषा लिपि का प्रयोग था। ठीक है, महत्व क्या है, इन सिक्कों से उस समय के राजाओं की आकृति, परिधान, देवताओं के प्रतीक और कला के स्तर की जानकारी मिलती थी। मतलब कि किस तरीके की राजा की आकृति होती थी, परिधान, देवताओं के प्रतीक, कला के स्तर की जानकारी मिलती थी। ठीक है, मैंने कि उस समय की कला की जानकारी मिलती थी इस चीज से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो कुषाण कालीन सिक्के, कौन से, ठीक है, कुषाण कालीन सिक्के। देखो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा यानी कि गोल्ड कॉइन जारी करने वाले शासक कुषाण राजा थे। ठीक है ना, तो कुषाण राजा ने क्या करा था, सोने से सिक्के राजा किए थे, मतलब जारी किए थे। इन सिक्कों पर राजाओं के साथ साथ यूनानी और भारतीय देवताओं की आकृति भी होती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क ने सुंदर और कलात्मक स्वर्ण मुद्राएं जारी की है। ठीक है, उसके बाद गुप्तकालीन के सिक्के। देखो ये तो हमने कुषाण कालीन के सिक्के देख लिए। गुप्त जो कुषाण में थे सबसे पहले सोने के सिक्के उन्होंने जारी किए थे। ठीक है, और आगे गुप्तकालीन।
सिक्के, जिसमें क्या है, गुप्त वंश के शासकों द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राएं अत्यंत दर्शनीय और कलात्मक थे, मतलब उसमें और ज़्यादा जो है कला का प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक गुप्त मुद्राएं अपने सोने की शुद्धता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, और इन सिक्कों पर प्राय राजा की वीर मुद्रा, यानी कि जैसे कि होता नहीं है, जैसे जीते हुए राजा होते हैं, वीर मुद्रा, जैसे कि धनुधारी, अश्वरोही, यज्ञ करते हुए और पीछे देवी देवताओं की आकृतियां बनी होती थी। ठीक है, और इसका महत्व क्या था, गुप्तकालीन सिक्के भारत की कला, धर्म, अर्थव्यवस्था के उत्कर्ष को दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। अब देखेंगे आगे, तो आगे सिक्कों से कौन सी प्राप्त, मतलब सिक्कों से जो जानकारी मिलती है उसके बारे में देखो ध्यान से। देखो सिक्कों से प्राप्त जानकारी, देखो सिक्के इतिहास के बहुत उपयोगी गैर साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है ना, साहित्य नहीं है, गैर साहित्यिक स्रोत है। इनमें हमें कई प्रकार की जानकारी, पहले तो आर्थिक जानकारी मिलेगी भैया, सिक्के हैं तो आर्थिक जानकारी तो मिलना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक जानकारी भी मिलती है और धार्मिक जानकारी भी मिलती है। देखो पहले सिक्के से यह पता चलता है कि किस समय कौन सी धातु मूल्यवान थी। ठीक है ना, उसके बाद सिक्कों पर प्रचलन व्यापार और विनिमय प्रणाली को दर्शाता था। ठीक है भैया, उससे सिक्के लेन देन से सामान वगैरह लेते थे, एक्सचेंज करते थे सिक्कों के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, कई सिक्के व्यापारियों या दस्तकार संघों यानी संघों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें व्यापार और उद्योग के विकास का पता चलता है। उसके बाद राजनीतिक जानकारी, देखो सिक्कों पर अंकित राजाओं के नाम और प्रतीक उनके शासनकाल और साम्राज्य की भी सीमा बताते थे। ठीक है, फिर उसका धार्मिक जानकारी, जो कि सिक्कों पर देवताओं की आकृतियां और धार्मिक प्रतीक, क्या बोल रहा हूँ, सिक्कों पर देवताओं की आकृतियां और धार्मिक प्रतीक जैसे कि त्रिशूल, चक्र, सूर्य आदि उस समय के धर्म और आस्थाओं का दर्शाता था। ठीक है, और कलात्मक जानकारी भी मिलती है। देखो जैसे कि सिक्कों पर बनी आकृतियों से उस समय की कला यानी मूर्ति कला और परिधान शैली की भी झलक मिलती है। तो आप देखोगे कि सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ठीक है ना, और कलात्मक, ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है, सिक्कों से मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो तो सिक्कों में प्रयुक्त धातु की शुद्धता, मिश्रण और स्रोत के विश्लेषण से यह पता लगाया जा सकता है कि धातुएं किन खदानों से ली गई है और आर्थिक स्थिति कैसी थी। मतलब सिक्कों को देखकर उनके धातु की शुद्धता, इसमें क्या क्या मिश्रण किया गया है, ठीक है, उसके स्रोत के विश्लेषण से यह पता लगाया जा सकता है कि धातुएं कहाँ से लाई गई थी। ठीक है, आप चलते हैं आगे। देखो अब आगे दोस्तों इसमें क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है ना, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, नॉर्मल सी बात है। आहत जो कि पंचमांक सिक्कों में किन धातुओं का प्रयोग होता था, बताएंगे, चांदी और तांबे के सिक्कों का। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कहाँ जारी किए गए, तो कुषाण राजवंश में तैयार किए गए। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक आपका रहा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं, तो आज तक यहीं तक दोस्तों, और इसके जो जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है इसके नोट्स बनाओ। और दोस्तों क्या करना है आपको, अगर इनके नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको पीडीएफ भी नोट इसके जारी करूंगा। और बाकी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके देखिए प्रॉपर वे में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।